कैसे हैं आप लोग दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए बिहार सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट के रामबार प्रश्न लेके आए हैं। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि वंशानुक्रम का प्रचलित नियम है। बताना है कि वंशानुक्रम का प्रचलित नियम कौन है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है विभिन्नता का नियम, 2 नंबर दिया है प्रत्यागमन का नियम, सी नंबर दिया है समानता का नियम और डी नंबर दिया है उपयुक्त सभी। तो याद रखना है वंशानुक्रम का प्रचलित नियम जो होता है इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, ये जो भी प्रश्न बता रहे हैं एकदम बिहार सुपर टेट के लिए रामबाण साबित होगा। 100% एग्जाम में यही सब आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन दिया है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषता प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन किसका है। बताना है कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषता प्राप्त करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। यह कथन किसका है, मतलब यह कौन बोला है। ठीक है, तो याद रखना है H.A. पीटरसन जो थे बोले थे कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषता प्राप्त करता है उसी को हम लोग वंशानुक्रम कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है 3 नंबर कि रोगों, यहाँ पे दिया हुआ है कि रोगों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेवार तत्व है। बताना है कि रोग को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए जिम्मेवार तत्व कौन है। तो याद रखना है प्रीतेक जो है वही जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि प्रजाति पर निर्भर करता है। यह कथन किसका है। कहने का मतलब यह है कि यह किसने कहा है कि बुद्धि जो है प्रजाति पर निर्भर करता है। तो याद रखना किलनबर्ग महोदय जो थे उन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होता है प्रजाति पर निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य में कुछ संवेग जन्मजात होते हैं। बताना है कि यह कथन किसका है। तो याद रखना है मैकडूगल के अनुसार मनुष्य में कुछ संवेग ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यापारिक योग्यता का विकास भी उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। यह कथन कैटिल का है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आनुवंशिकता के मूल संवाहक माने जाते हैं। बताना है कि आनुवंशिकता के मूल संवाहक किसको मानते हैं। तो याद रखना है आनुवंशिकता के मूल संवाहक हम लोग जीन को मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे कि प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न है। इस तथ्य का प्रमुख कारण आप क्या मानते हैं। तो याद रखना है भौतिक वातावरण हो सकता है, सामाजिक वातावरण हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रत्येक छात्र स्वयं से क्या होता है, भिन्न होता है, भौतिक वातावरण के अनुसार भी और सामाजिक वातावरण के अनुसार भी और वंशानुक्रम के अनुसार भी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि पर्यावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यह कथन किसका है। तो याद रखना है वुडवर्ड के अनुसार यह कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि व्यक्ति के निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, वास्तव में वह जैविक दान और सामाजिक विरासत के एकीकरण की उपज है। बताना है कि यह कथन किसका है। तो याद रखना है क्रो एंड क्रो ने कहा था कि व्यक्ति का निर्माण न केवल वंशानुक्रम और न केवल वातावरण से होता है, वास्तव में वह जैविक दान और सामाजिक विरासत के एकीकरण की क्या है, उपज है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा का उत्तम वातावरण निर्भर कर सकता है। तो याद रखना है शिक्षा का उत्तम जो वातावरण है शिक्षक पर निर्भर कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है। बताना है कि यह कथन किसका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गोर्डन के अनुसार उचित सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण न मिलने पर
क्या होता है, मानसिक विकास की गति धीमी हो जाती है, मतलब रुक जाती है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सामाजिक सामाजिक विकास का अर्थ है। बताना है कि सामाजिक विकास जो होता है उसका अर्थ क्या होता है। तो याद रखना है, समाज की परंपराओं का निर्वहन करना, सामाजिक मान्यताओं का निर्वहन करना और समाज में समायोजन स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। बताना है कि सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो उसको समाजीकरण के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बालक का समाजीकरण करने वाले तत्व कौन है। बताना है कि बालक के समाजीकरण करने वाला तत्व कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा पड़ोस भी, परिवार भी और स्कूल भी। बालक बालक के समाजीकरण करने के लिए सभी तत्व क्या है, जिम्मेवार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन कौन है। बताना है कि समाजीकरण के साधन में सबसे महत्वपूर्ण साधन इसमें से कौन है। तो याद रखना है शिक्षा। शिक्षा ही समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। मतलब किसी भी बच्चा में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक किसको कहते हैं, परिवार को, कि सामाजिक आर्थिक स्तर को, कि संस्कृति को, कि उपयुक्त सभी को। तो याद रखना है किसी भी बच्चा में समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक यह सभी है, परिवार भी है और सामाजिक आर्थिक स्तर भी है और संस्कृति भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि सामूहिक जीवन की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन अनिवार्य विशेषता है। तो याद रखना है सामाजिक संबंध जो है सामूहिक जीवन के लिए अनिवार्य विषय है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 7 नंबर कि सामाजिक मानक मूल्यों विश्वासों में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अनिवार्य है। तो याद रखना है परंपरा जो है सामाजिक मानक मूल्यों विश्वासों में सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद किसी भी बच्चे में समाजीकरण होता है। बताना है कि किसी भी बच्चा में कब समाजीकरण होना शुरू हो जाता है। तो पूर्व बाल अवस्था में भी हो जाता है, बाल अवस्था में भी हो सकता है और किशोरावस्था में भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि समाज की कौन सी बातों का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। बताना है कि समाज की कौन सी बातों पर शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना है सामाजिक परिवर्तन पर भी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, सामाजिक दृष्टिकोण पर भी और समाज की प्रकृति और आदर्श पर भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि सामाजिक दृष्टि से शिक्षा के क्या उद्देश्य है। बताना है कि सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का क्या उद्देश्य है। सामाजिक गुणों का विकास करना, कि मानवीय गुणों का विकास करना, कि व्यापक दृष्टिकोण का विकास करना, कि उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु क्या है। बताना है कि किसी भी बच्चा में समाजीकरण की प्रक्रिया प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम आयु क्या होता है। तो याद रखना है 5 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि एक शिक्षक बालक समाजीकरण कर सकता है। बताना है कि एक शिक्षक जो है बालक समाजीकरण किस कब कर सकता है, उसके मूल प्रवृत्तियों को जानकर। तो बिल्कुल सही बात है, बालक की जब तक मूल प्रवृत्ति नहीं जाना जाएगा तब तक उसके समाजीकरण नहीं किया जा सकता। अनुशासन के द्वारा, ठीक है, बालक को अनुशासन के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, समाजीकरण दिया जा सकता है। सामूहिक परियोजनाओं के द्वारा भी किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि एक शिक्षक को पुरस्कार एवं दंड देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है उसमें भय का भाव तो नहीं उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है कि एक शिक्षक को पुरस्कार चाहे दंड देते समय यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि उस बच्चा में भय या भाव तो
उत्पन्न नहीं हो गया है। नहीं तो जब डर हो जाएगा तो बच्चा कोई भी कार्य डर के नज़र से करेगा और उसको पुरस्कार दिया जाएगा तो वह पुरस्कार के लिए किसी भी काम को करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि शिक्षक द्वारा बालकों के समाजीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन सा है? बताना है कि शिक्षक के द्वारा बालकों में समाजीकरण के सबसे महत्वपूर्ण योगदान कौन है? तो याद रखना है व्यवहार। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अपना व्यवहार रखेंगे। याद रखना है कि एक शिक्षक जो है अपनी कक्षा में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को सबसे तेज करने के लिए सबसे अच्छा व्यवहार कैसा रखेगा? तो याद रखना है स्नेह पूर्वक व्यवहार रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि समाजीकरण सामाजिक व्यवहार के अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करता है? बताना है कि सामाजिक जो व्यवहार है उसके अंतर्गत बालक किस योग्यता को अर्जित करता है? तो याद रखना है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार करना है। इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी बाल शिक्षक केंद्रित की विशेषता नहीं है? बताना है कि कौन बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता इसमें से नहीं है। बालक के मनोविज्ञान को यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान के से अवगत कराने पर जोर देना। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे निगेटिव पूछा है तो यही निगेटिव। बालक के मनोविज्ञान को समझना बिल्कुल सही है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। निगेटिव पूछा है तो निगेटिव का भाई निगेटिव होगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बाल केंद्रित शिक्षा के संबंध में किसका महत्व सबसे अधिक है? बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षा में सबसे अधिक महत्व किसका है? तो याद रखना है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत किस बात का ध्यान रखा जाता है? बताना है कि प्रगतिशील का शिक्षा जो होता है उसके अंतर्गत किस बात का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है? तो यहाँ पे केवल नहीं होगा और इसमें बालक की प्रगति पे की भी बात नहीं करेंगे, रटने का भी बात करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करेंगे। ठीक है, और उस पर जोड़ देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बाल केंद्रित शिक्षा पर क्या संभव नहीं हो सकता है? बताना है कि बाल केंद्रित शिक्षा जो है उस पर क्या संभव नहीं हो सकता है? तो याद रखना प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकता को समझा जा सकता है। प्रत्येक बालक पर शिक्षक विशेष ध्यान भी दे सकता है, लेकिन ये पहला नहीं कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि प्राचीन काल की शिक्षा केंद्रित होती थी। बताना है कि प्राचीन काल में शिक्षा केंद्रित कैसी होती थी? तो याद रखना है आदर्शवाद होती थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि मूल्यांकन और परीक्षण से क्या पता चलता है? किसी भी बच्चा का मूल्यांकन करते हैं या परीक्षण करते हैं तो क्या पता चलता है? तो वह सफल हुआ तो क्यों हुआ है, ठीक है, और वह असफल हुआ तो क्यों हुआ है, और वह उन्नति कर रहा है तो क्यों कर रहा है? ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। बताना है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य जो है बालक की शक्तियों का विकास है। यह कथन किसका है? तो याद रखना है कि शिक्षा एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास के यह जॉन डीवी बोलते हैं। तो पहला ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन किन सिद्धांतों के आधार पर प्रगतिशील शिक्षा की नींव रखी गई? तो मस्तिष्क और बुद्धि के लिए मौलिक प्रवृत्तियां, चिंतन की प्रक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि प्रगतिशील शिक्षा में एक शिक्षक का क्या स्थान रहता है? बताना है कि प्रगतिशील शिक्षा में एक शिक्षक का क्या स्थान रहता है? तो शिक्षक एक समाज सेवक होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का उपयोग किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत
किया जाता है। तो याद रखना है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न दिया है यहाँ पे कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थ के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा आधारित होनी चाहिए। बताना है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणा और संवेगों पर आधारित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए किसकी जानकारी रखना अति आवश्यक है। तो याद रखना है उसके व्यवहार के मूल आधारों के संबंध में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि किसने कहा बुद्धि सीखने की योग्यता है। ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है। विलियम एस्टर्न ने, कि विलियम मैकडूगल ने बोला है, कि रेक्स नाइट ने बोला है, कि बंकिम ने बोला है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। बंकिंघम ने बताया है कि बुद्धि सीखने की क्या है, एक योग्यता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि कौन बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानता है। बताना है कि निम्नलिखित में कौन है जो बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते हैं। तो याद रखना है कर्ण जो थे जो बुद्धि को समायोजन की योग्यता मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बुद्धि को अमूर्त, सामाजिक व यांत्रिक नामक 3 प्रकारों में किसने बांटा है। तो याद रखना है टॉरमन ने बुद्धि को अमूर्त, सामाजिक और आंतरिक नामक तंत्र माना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है 4 नंबर कि बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बताना है कि बुद्धि के कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो याद रखना है जॉनसन बिनेट ने बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयर महोदय थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। बताना है कि बुद्धि के बहु समूह कारक। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रस्टन। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में स्पीयरमैन ने तीसरा तत्व क्या जोड़ा था। तो याद रखना है समूह कारक जोड़ दिया था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी बच्चे में अमूर्त विचारों के संदर्भ में उसके सोचने की योग्यता क्या कहलाता है। तो उसकी बुद्धि कहलाएगा, क्योंकि बच्चा क्या सोच सकता है, कितना सोच सकता है, उसका अपना बुद्धि के अनुसार उसको सोच सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धित मतलब आईक्यू शब्द को परिभाषित किया था। बताना है कि किसने सबसे पहले आईक्यू शब्द को परिभाषित किया था। ठीक है। तो याद रखना है स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बुद्धि परीक्षणों का जनक किसको कहा जाता है। बताना है कि बुद्धि परीक्षणों का जनक जो है किसको बोला जाता है। तो याद रखना है बीने महोदय को बुद्धि परीक्षणों का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिभाशाली बालक उसे कहा जाता है जिसकी बुद्धि लब्धित होती है। मतलब प्रतिभाशाली बच्चा किसको कहा जाएगा। तो याद रखना है जिस बालक का आईक्यू पावर 130 प्लस होगा तो उसको हम लोग प्रतिभाशाली बालक के रूप में जानेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि मंद बुद्धि बालक की आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धित कितनी होती है। तो याद रखना है जिस बालक की बुद्धि लब्धित 70 से कम होता है हम उसको मंद बुद्धि के श्रेणी में लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि परीक्षणों के अनुसार बुद्धि का विकास किस आयु तक होता है। तो याद रखना है 18 वर्ष तक क्या होता है बुद्धि का विकास होता रहता है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बुद्धि का प्रकार नहीं है। बताना है कि इसमें से कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है। तो मानसिक बुद्धि जो होता है बुद्धि का प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजू नामक छात्र एक सृजनशील छात्र है तो उसकी बुद्धि लब्धित स्वरूप होगा।
तो बताना है औसत से अधिक होगा, मतलब क्या है, सृजनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैनफोर्ड बिने स्केल बुद्धि लब्ध कितने वर्ष के बालकों के लिए है। तो याद रखना 2 से लेकर 14 वर्ष तक के लिए यह अप्लाई करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्धि का प्रकार नहीं है, तो मूर्त भी है, अमूर्त भी है और सामाजिक भी है, लेकिन मानसिक बुद्धि बुद्धि के प्रकार नहीं होता है। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखेंगे आज के लिए कि बुद्धि लब्ध परीक्षण में पिछड़े बालक की बुद्धि लब्ध क्या है। तो याद रखना 90 से लेके 110 तक पिछड़े बालक की लब्ध बुद्धि होता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर भेजें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके।